हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं जितेंद्र पांडे एक बार पुनः आप सबके बीच में हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की जो भर्ती की जाती है उससे जुड़े हुए विषय वस्तु को लेकर के आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, उसके विषय में बात करेंगे और उनका समाधान करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। अब देखते हैं कि जो आपकी सहायक शिक्षकों की भर्ती होती है, जिसको आप एसटेट या सुपर टेट बोलते हैं, उसमें कई सारे सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो आसान नहीं होता है कि कुछ एक दिनों में ही आप उस संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कर लें। इसलिए आवश्यक ये है कि लॉकडाउन के समय में आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हमसे जो भी प्रयास संभव है, जो भी आपका सहयोग संभव है, उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय संदर्भ में आज हम लोग अपना पहला वीडियो लेकर के आया हूँ मैं। या हम लोग पहले क्वेश्चन पेपर की चर्चा कर रहे हैं और आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन अवस्था की विशेषता आपसे पूछा गया, यानी कि किस अवस्था में ये दो विशेषताएं देखी जाती है, कौन कौन सी। एक तो है अमूर्त चिंतन, ये अमूर्त तर्क, और दूसरा परिपक्व नैतिक चिंतन। ये दोनों विशेषताएं किस अवस्था में देखी जाती हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जब भी हम बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो एक नाम हमारे साथ आ जाता है जीन पियाजे। ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपको कमेंट करना है कि जीन पियाजे का संबंध किस देश से है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जब भी आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो बताएंगे कि जीन पियाजे का संबंध किस देश से है। ठीक है, आई होप कि आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। और उसके बाद बात किया जाए, मैं जीन पियाजे के संदर्भ में कल मैंने कहा कि जब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात की जाएगी तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं की बात करते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्पष्ट अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो आप देखेंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्पष्ट अवस्थाओं का वर्णन किया है। जहाँ तक आप 4 विकल्प देख रहे हैं, इन चारों विकल्पों में चारों अवस्थाएं लिखी गई हैं। ठीक है, हालांकि इनका जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में है। ये पहली अवस्था आपकी होगी संवेदनात्मक गामक अवस्था, या इसको हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं, ये आपकी पहली होगी। दूसरा ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसके बाद जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था लिखा गया ये चौथी अवस्था है, ध्यान दीजिए चौथी अवस्था है। और जो तीसरे नंबर पर जो चौथे नंबर पर लिखा गया ये संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। फिर से देख लीजिए एक बार, जो ए वाला विकल्प है ये संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है। जो दूसरा वाला विकल्प है ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। जो तीसरा वाला विकल्प लिखा गया ये संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है। और जो चौथा विकल्प लिखा गया वो संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इसका मतलब आप अब ये भी समझ चुके होंगे कि जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, उन 4 अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो पहला ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ मैं समय भी एक बार मेंशन कर देता हूँ। जो पहली अवस्था है, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था भी जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी में इसको आप सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे। इसका समय है 0 से 2 वर्ष, या आप कह लीजिए जन्म से 2 वर्ष। ध्यान दीजिए, पहली अवस्था है, इसका समय 0 से या जन्म से 2 वर्ष तक है। इसके बाद हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे जिसका समय कहा गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। देख लीजिए, चाहे पूर्व कह लीजिए और चाहे प्राक संक्रियात्मक अवस्था कह लीजिए। इसके लिए जो समय दिया गया पूर्व या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसके लिए 2 से 7 वर्ष का समय दिया गया है। क्या? 2 से 7 वर्ष का। इसके अंतर्गत 2 उप अवस्थाओं का भी वर्णन किया गया है। कौन कौन सी 2 उप अवस्थाएं होंगी? इसमें एक को हम क्या कहते हैं, इसमें हम कहते हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल कहते हैं और दूसरे को आंतरिक काल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसके समय को 7 से 11 वर्ष बताया गया है, 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी अवस्था है जिसके संदर्भ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, चौथी अवस्था, इसका समय 11 वर्ष से ऊपर है। ठीक है, इसका समय क्या है, 11 वर्ष से ऊपर आप लिखेंगे, या कुछ जगहों पर 11 से 15 वर्ष मिलता है, कहीं कहीं पर 11 से 17 या 18 वर्ष भी मिलता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो गया है 11 वर्ष से ऊपर। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि अमूर्त चिंतन, अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक अवस्था की बात कर रहे हैं। तो ये पियाजे के अनुसार जो चौथी अवस्था है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी वाले को है क्या ये अमूर्त तर्क, यानी कि अमूर्त का मतलब ऐसी चीजें जो मूर्त रूप में आपके सामने नहीं है, यानी कि जो चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, जब आप इनके संदर्भ में चर्चा करते हैं तो उसी को क्या कहा गया, अमूर्त कहा गया। ठीक है, और परिपक्व नैतिक चिंतन, यानी कि जो नैतिक चिंतन है आपके अंदर, जो सही गलत उचित अनुचित क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस संदर्भ में जो चिंतन है वो किस अवस्था में पहुंच जाए, परिपक्व में पहुंच जाए। तो ये किस अवस्था की विशेषता है? ये पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था की विशेषता है। इस प्रश्न के आधार पर देखेंगे तो सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है। खाली स्थान में आपको भरना है।
तो यहाँ आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम। सही विकल्प क्या होगा, वंशानुक्रम होगा। वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है कि हमें यानी कि एक संतान को उसके माता पिता या पूर्वजों से जिन गुणों का हस्तांतरण में प्राप्त होते हैं, जो गुण, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये लिखा गया कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल कौन, वंशानुक्रम होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा मैं कर दूं कि वंशानुक्रम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंश परंपरा, इसके मुख्य वाहक कौन होते हैं। नोट कर लीजिएगा, जो वंश परंपरा होती है इसके मुख्य वाहक पूछे जाते हैं। तो वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन होते हैं, जीन होते हैं। कौन होते हैं, जीन होते हैं, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, पितरैक कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, तो आप एक लाइन लिख लीजिएगा कि वंश परंपरा के मुख्य वाहक जीन या पितरैक होते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान दीजिए, जब गुणसूत्रों के संदर्भ में पूछा जाए, अच्छा अगर केवल गुणसूत्रों की संख्या कही जाए तो गुणसूत्रों की संख्या आप कहेंगे 46 होती है। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़े में पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे जोड़े में मनुष्य में 23 जोड़े और कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि महिला में क्या पाया जाता है, तो एक फीमेल में क्या पाया जाता है, फीमेल में XX पाया जाता है और जो मेल होते हैं उनमें XY पाया जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, महिला अथवा पुरुष, तो आप कहेंगे कि जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया चलती है इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, मेल होता है। और मेल का 23वां जोड़ा जो XY डिफरेंट होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर एक नया क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये ध्यान दीजिए कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, ये मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर जन्मजात प्रकार की होती हैं। इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के विषय में बात की जाए तो आपसे कोई पूछा मूल प्रवृत्तियां क्या है, तो ये मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर जन्मजात पाई जाती हैं। कैसे पाई जाती हैं, जन्मजात पाई जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ कि मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई। कितने प्रकार की, मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। और इन्हीं 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए उन्होंने 14 संवेग भी बताए हैं। यानी कि एक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग आपका जुड़ता है। ये किसने बताया है, मैकडूगल ने बताया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के जवाब के संदर्भ में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि जो आपकी इंसेक्ट हैं, यानी मूल प्रवृत्तियां जन्म के साथ जो आप में है, जो आपके जड़ में, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसको समझिए। लेकिन क्या कहते हैं, उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। तो कई सारे विकल्पों के चर्चा करने का जैसे सहसंबंध दिया गया, मार्गांतरीकरण है, विलयन है, नवीनीकरण है, तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो क्या होगा, बी वाला विकल्प, यानी कि मार्गांतरीकरण हो जाएगा। इससे क्या है कि जो मूल प्रवृत्तियां उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये मार्गांतरीकरण के, तो देखिए मार्ग का अंतरीकरण यानी कि जो मार्ग है उसको क्या करना, बदल देना। सपोज दैट कि आपको किसी को देखकर बहुत तेज क्रोध आया, आप उसको मारने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत तेज क्रोध आया, उसको मारने जा रहे हैं। अचानक से आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको देख करके आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि आपका क्रोध शांत हो जाता है। सपोज दैट कि कोई स्टूडेंट है उसको आप मारने जाए, आपका कोई मित्र है उसको मारने जा रहे हैं, सामने अचानक से आपके पिताजी आ जाए जिसको आप देख करके क्रोध अपना शांत कर लेते, डाइवर्ट कर लेते हैं। तो ये है मार्गांतरीकरण। अगर इसको प्रयोग में लाया जाए तो जो मूल प्रवृत्तियां उसमें परिवर्तन भी लाया जा सकता है। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का आपका सही विकल्प हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको करना है। क्वेश्चन पूछा कि प्रत्ययों का बनते रहना एक क्या है, तो देखिए एक संचयी प्रक्रिया है। ये निरंतर प्रत्यय हमारे अंदर क्या होते हैं, बनते रहते हैं। प्रत्यय बनते कैसे हैं, जब हम बहुत सारी जानकारियों को इकट्ठा कर लेते हैं किसी के संदर्भ में, तो हमारे अंदर क्या बन जाता है, प्रत्यय बन जाता है। प्रत्यय है क्या, वास्तव में ये प्रत्यय एक मानसिक संरचना है। क्या है, ये प्रत्यय एक मानसिक संरचना है। अब वो आप हिंदी वाला प्रत्यय में समझ लीजिएगा कि जो शब्द के पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय एक मानसिक संरचना है जिसमें आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में कोई एक संरचना बन जाती है। हम कह लें कोई एक चित्र बन जाता है, कोई आप खाका तैयार कर लेते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा गया, प्रत्यय कहा गया, जिसको आप चाहे तो अवधारणा या कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जो प्रत्ययों का बनते हैं ना, क्या एक संचयी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ कुछ विकल्प दिए जा रहे हैं, उसमें से सभी आपके भूलने के कारण, कोई एक को छोड़ करके अगर देखा जाए कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो भूलने का कारण नहीं होगा, तो पहला है कि मानसिक द्वंद्व। मानसिक द्वंद्व का मतलब कि जब आपके अंदर मेंटली आपको लेकर के दो विचारों के बीच विरोधाभास चल रहा था, द्वंद्व चल रहा होता है, तब आप चीज़ों को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि मानसिक द्वंद्व जो है, जो आपके मस्तिष्क में इस प्रकार की कुछ चीज़ें चल रही होती है, द्वंद्व चल रहा होता है, कभी इसके पक्ष में कभी उसके पक्ष में, तो ऐसी सिचुएशन में आप चीज़ों को भूलते हैं। दूसरा, पुनरावृत्ति का अभाव, यानी कि किसी चीज़ को अगर हम ना भूलें
तो इसके लिए आवश्यक होता है कि पुनरावृत्ति, लगातार उसकी हम क्या करते, आवृत्ति करते हुए, पढ़ते हुए, उसको निरंतर पढ़ते हुए, अभ्यास करते हुए, किसी से मिलते हुए उसके चेहरे को ना भूलने के लिए, और प्रकार की चीजें हैं। इसका मतलब यदि हम पुनरावृत्ति करेंगे तो नहीं भूलेंगे, और पुनरावृत्ति का अभाव है तो हम चीजों को भूल जाएंगे। और तीसरा आपका सीखने की मात्रा। देखिए अगर आपने सही मात्रा में नहीं सीखा है तब भी आपको चीजें क्या हो जाएंगी, भूल जाएंगी। चीजें आपको याद है, इसलिए आवश्यक है कि आप उसको सही मात्रा में सीखें। और चौथा विकल्प है शिक्षक की योग्यता। तो शिक्षक की जो योग्यता ना, ये भूलने का कारण कभी भी नहीं हो सकती है। इसको समझिए, आपसे पूछा क्या गया था कि निम्न में से कौन सा कारक है जो भूलने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ देखिए शिक्षकों की जो योग्यता है वो भूलने के लिए आपके उत्तरदायी नहीं है। यानी कि मैं क्या जानता हूं ये मैटर नहीं करता, इससे आपके भूलने और ना भूलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मेरी जानकारी अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चीजों को याद कर जाएंगे। अगर हमारी जानकारी अच्छी नहीं है, योग्यता हमारी नहीं है, तो आप चीजों को भूल जाएंगे, कोई मामला नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके लिए सही विकल्प क्या होगा, शिक्षक की योग्यता, जो कि आपके भूलने के लिए उत्तरदायी किसी भी प्रकार से नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्या है, स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है। यस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि और सांस्कृतिक बुद्धि। तो ध्यान दीजिए, यहां जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसमें आप देखेंगे कि स्पीयरमैन का बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत है। स्पीयरमैन का जो है वो बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत है, और इसमें स्पीयरमैन चर्चा करते हैं कि समस्या समाधान करने की क्षमता, और कह रहे हैं कि अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता के। थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत बन गया है। मैं इस संदर्भ में स्पष्ट कर दूं कि जो हमारे अंदर समस्या समाधान करने की क्षमता होती है वो कैसे आती है, हमारे अंदर यस फैक्टर से आती है। तो यस फैक्टर और विशिष्ट बुद्धि दोनों लिख दिया गया है। तो यहाँ हमारे हिसाब से आपका सही क्या होगा, ए वाला विकल्प सही होगा कि जो हमारे अंदर तर्क करने की क्षमता आती है, विशेषकर समस्या समाधान की बात की जाएगी तो वो क्या है, यस फैक्टर होता है क्या। वास्तव में इनका जो है स्पीयरमैन का 2 कारक सिद्धांत है, बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत है। ठीक है, स्पीयरमैन का बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत है, और 2 कारक में कौन कौन से, एक को ये कहते हैं जी फैक्टर कहते हैं, यहां लिखा गया, और दूसरे को यस फैक्टर कहते हैं। तो हमेशा जी फैक्टर क्या होता है, जन्मजात होता है। तो तर्क करना तो जन्मजात हो सकता है हमारे अंदर कि भाई सबके अंदर थोड़ा बहुत लॉजिक पाया जाता है, पर ये जो समस्या समाधान है ना, ये समस्या समाधान करना हर किसी की बस की चीज नहीं होती है। इसलिए कहते हैं कि ये जो समस्या समाधान, ये क्या, ये यस फैक्टर है। क्या है, यस फैक्टर है। तो इसके संदर्भ में कभी और हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी यहाँ के लिए होगा कि समस्या समाधान करने की जो क्षमता है वो क्या है, आपकी यस फैक्टर के अंतर्गत आता है, यानी कि विशिष्ट कारक होता है आपकी बुद्धि में। और विशिष्ट कारक है क्या, थोड़ी सी मैं बता दूं उसके विषय में। जब हम जन्मजात कुछ चीजों को लेकर के आते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, जी कारक। यानी कि जी कारक कैसा होता है, ये जन्मजात होता है, और यस कारक जो होता है ये अर्जित होता है। अर्जित करने का मतलब कि जन्मजात तरीके से हम किसी भी समस्या के समाधान करने की शक्ति को लेकर के नहीं आते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैथ की कैलकुलेशन हो जाए या कोई और प्रकार की समस्या हो जाए, तो उसको हम वातावरण में आकर के कहीं ना कहीं नई प्रकार की चीजों को सीखते हैं। तो हम क्या, कहीं ना कहीं हम चीजों को सीखते हैं, और इसके साथ समस्या समाधान करने की शक्ति जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर आते जाते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला जो है यानी कि 7 नंबर का जो प्रश्न है, कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का स्वाभाविक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पे होना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि ध्यान की बात तो कर रहा है, लेकिन किस मनोवैज्ञानिक तथ्य के विषय में पूछ रहा है। ठीक है, तो एक है शिक्षण तकनीकी, दूसरा है शारीरिक क्षमता, और तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता, और चौथा है पारिवारिक परिस्थिति। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में सबसे अधिक ध्यान जो हमारा होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नता पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सी वाला विकल्प होगा। व्यक्तिगत भिन्नता कह लें या इसको हम व्यक्तिगत भिन्नता कह लें। इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं क्लास में, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब क्या है, एक दूसरे से अलग है। यानी कि ये भी बताया जाता है इसके व्यक्तिगत भिन्नता के स्तर को कि एक ही साथ जब एक ही माता पिता से 2 जुड़वा संतानों का जन्म होता है तो उनके अंदर भी अंतर पाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, और जब हम इस किसी सामान्य कक्षा में हो तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता है। कोई बालक आसानी से सीख जाएगा, किसी बालक को सीखने में कठिनाई होगी, बहुत प्रकार की चीजें होंगी, तो इसलिए हमें व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है भारतीय शिक्षा के इतिहास से जुड़ा हुआ है, और भारतीय शिक्षा के इतिहास में पूछा गया कक्षा नायक पद्धति किस शिक्षा की देन है। तो देखिए वैदिक कालीन शिक्षा है, बौद्ध कालीन शिक्षा है, मुस्लिम कालीन शिक्षा, ब्रिटिश कालीन शिक्षा है। तो सबसे पहले जो कक्षा नायक पद्धति वो प्रयोग में कहां लाई, वैदिक कालीन शिक्षा में सबसे पहले ये प्रयोग में लाई गई। और सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक जो इसका प्रयोग देखा गया वो कहां पर देखा गया, मुस्लिम कालीन शिक्षा में देखा गया। ठीक है, आप थोड़ी सी और चर्चा कर लूं, वैदिक कालीन, बौद्ध कालीन और मुस्लिम शिक्षा। यहाँ पे संस्कारों की भी बात की जाती है, ध्यान दीजिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए
कि वैदिक कालीन शिक्षा में जो आपकी शिक्षा का आरंभ होता था, औपचारिक शिक्षा का, वो कहाँ से होता था? तो आप कहेंगे कि ये वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा का आरंभ होता था वो उपनयन संस्कार से होता था। कहाँ से होता था? उपनयन संस्कार से होता था। बौद्ध कालीन में आप देखेंगे तो बौद्ध कालीन शिक्षा जो है यहाँ पर क्या होता था? प्रवज्जा संस्कार होता था। ध्यान दीजिए, बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवज्जा संस्कार होता था। मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करेंगे तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो औपचारिक शिक्षा का आरंभ होता था वो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म से होता था। कहाँ से होता था? बिस्मिल्लाह खानी की रस्म से होता था। ये आप नोट कर लीजिएगा। वैदिक कालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार से, बौद्ध काल में प्रवज्जा संस्कार से, और मुस्लिम कालीन शिक्षा में आपके बिस्मिल्लाह खानी की रस्म से। और यहाँ एक चीज और पूछा जाता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा के केंद्र क्या थे? तो मुस्लिम कालीन शिक्षा जो है यहाँ के शिक्षा के दो केंद्र, प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब थे और जो उच्च शिक्षा यहाँ के लिए मदरसे हुआ करते। ये प्रश्न आपका सुपरटेट यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे वो गुरुकुल हुआ करते थे। बौद्ध कालीन शिक्षा जो है, बौद्ध कालीन शिक्षा में शिक्षा केंद्र के रूप में बौद्ध मठ और विहार हुआ करते थे। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा थी। विश्वविद्यालय में तक्षशिला, नालंदा ऐसे विश्वविद्यालय बहुत अधिक चर्चित थे। ठीक है, फिर कभी मौका मिलेगा तो आगे चर्चा करेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाकर के आप शिक्षा से जुड़े हुए वीडियो देख सकते हैं, जिसमें वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा के वीडियो उपलब्ध है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैकाले की शिक्षा नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकाले की शिक्षा नीति जो 1835 की बात की गई, उसमें देखिए छन्नीकरण का सिद्धांत है, निस्पंदन का सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत है और उपरोक्त सभी का विकल्प दिया गया है। तो यहाँ विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? उपरोक्त सभी करेंगे। क्योंकि अभी इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध नहीं है, जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि ये जो छन्नीकरण, निस्पंदन, ये अधोगामी, ये तीनों को एक ही अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। मैकाले की शिक्षा के विषय में बात किया जाए तो मैकाले इस फेवर में थे कि हम सबसे पहले जो उच्च पद पे आसीन व्यक्ति है उसको शिक्षा देंगे, जो सबसे ज्यादा नीडी व्यक्ति होगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा लोलुप होगा, उसको देंगे। और धीरे धीरे करके वहां से शिक्षा क्या होगी कि इस व्यक्ति तक पहुंचेगी और फिर वहां से अगले निचले तक पहुंचेगी। इस प्रकार से धीरे धीरे करके जिनको जिनको आवश्यकता होगी वो शिक्षा उन तक पहुंचती रहेगी। इसी को क्या अधोगामी यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने की, या पहले छन्नीकरण की छन करके धीरे धीरे आएगी, जिसको आवश्यकता है केवल शिक्षा उसी को दी जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको चाहे छन्नीकरण कह लें, निस्पंदन कह लें, अधोगामी कह लें, क्योंकि इनका ये मानना था मैकाले का कि हम शिक्षा भारत में सभी को नहीं दे सकते हैं। हम शिक्षा केवल उनको देंगे जो अधिक नीडी है, जिनको अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। उच्च पद पे आसीन व्यक्तियों को शिक्षा देंगे, धीरे धीरे करके वो शिक्षा नीचे स्तर तक आ जाएगी। अब आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपको सुमेलित जोड़े का चयन करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शैक्षिक काल है और फिर छात्र का नाम क्या है। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा थी, उस वैदिक कालीन शिक्षा में छात्र का नाम क्या हुआ करता था? तो चाहे उसको ब्रह्मचारी कह लें, चाहे द्विज कह लें, चाहे उसको हम अंतःवासी कह लें। द्विज का मतलब कि 2 बार जन्म लेने वाला। आप हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियो पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वैदिक कालीन शिक्षा के 2 हिस्सों में उपलब्ध है, वहां पे हमने इसके विषय में चर्चा किया। द्विज का मतलब जो 2 बार जन्म लेते हैं। तो वैदिक काल में जो छात्र होते थे उनको ब्रह्मचारी भी कहा जाता था, द्विज भी कहा जाता था और उनको अंतःवासी भी कहा जाता था। अब बात करते हैं बौद्ध काल में। तो बौद्ध काल में जो छात्र होते थे उनको श्रमण या सामनेर कहते थे। ये भी आपका बिल्कुल सही है, ये भी आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में सुपरटेट के वीडियो में देख सकते हैं। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें शागिर्द कहा जाता था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी वाला विकल्प सही हो जाएगा कि जो शैक्षिक काल है और छात्र का नाम है, ये बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, अभी यहां से एक और प्रश्न आपको मिल जाए, जैसे कहा जाए कि बौद्ध काल में जो शिक्षक होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो बौद्ध काल में जो शिक्षक होते थे उनको उपाध्याय कहा जाता था। ये भी प्रश्न आपको मिलेगा आने वाले समय में। तो बौद्ध काल में जो शिक्षक होते थे उनको क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल होगा, उपयोगी होगा। कैसा लगा हमारा ये प्रयास हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब लोग अपना अपना ख्याल रखें, अपने परिवारीजन का ध्यान रखें, विशेषकर घर में जो वृद्ध बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, और सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं कोरोना के संदर्भ में, लॉकडाउन के पालन को लेकर के, उन सबका पालन करते रहे। ठीक है।